प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो और अरस्तू के न्याय सिद्धांत में अंतर, या प्लेटो और अरस्तू के न्याय सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन। लेक्चर नंबर 60। बेटा, जब हम किसी भी सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दो राजनीतिक विचार के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दो सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन में दो बातें आती हैं, समानता और असमानता। तो आज हम राजनीति दर्शन के जनक, राजनीतिक सिद्धांत के जनक प्लेटो और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू के न्याय सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें कि इसकी समानताएं और असमानताएं दोनों बातों को ही आपको बताया जाएगा। तो नोट करो, प्लेटो और अरस्तू के न्याय सिद्धांत में अंतर। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो और अरस्तू के न्याय सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा या तुलनात्मक अध्ययन पर वर्णन कीजिएगा। तुलनात्मक अध्ययन में समानता और असमानता दो बातें आएंगी यहाँ पर, बाकी आप ऐसे नोट कर लेंगे। प्लेटो और अरस्तू के न्याय सिद्धांत में अंतर की जब बात आती है तो हमें दोनों बातें लेनी होती हैं, समानताएं बतानी पड़ेगी और असमानताएं भी बतानी होंगी। लेक्चर नंबर 60। यस बेटा, चलिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई, प्लेटो का न्याय सिद्धांत और अरस्तू का न्याय सिद्धांत मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप इसी ही सीरीज़ में क्रम से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है क्या प्लेटो और अरस्तू के न्याय सिद्धांत में कुछ समानताएं भी हैं? हाँ बेटा, समानताएं भी हैं। तो वो समानताएं कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने नोट किया है कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू कौन है? राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तू हैं। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू ने अपने गुरु की तरह, इनके गुरु कौन है बेटा? प्लेटो है। और प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात हैं। तो अरस्तू ने अपने गुरु की तरह, मतलब प्लेटो की तरह, अपने गुरु की तरह न्याय को, जस्टिस को राज्य का मूल आधार स्वीकार करता है। मतलब अरस्तू प्लेटो की तरह ही न्याय को राज्य का मूल आधार स्वीकार करता है। मतलब प्लेटो ने भी और अरस्तू ने भी, क्या प्लेटो ने भी और अरस्तू ने भी आदर्श राज्य का मूल आधार न्याय को बतलाया है। तो समानता होगी, आदर्श राज्य का मूल आधार किसको बतलाया है? न्याय को। प्लेटो ने भी और अरस्तू ने भी। समानता हो गई। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद में वास्तव में देखा जाए, अभी हम समानता की ही बात कर रहे हैं, तो प्लेटो और अरस्तू ने, मतलब दोनों का मतलब, ये डायग्राम बाद में लेंगे जब अंतर बताएंगे। दोनों का मतलब क्या है? दोनों ने, प्लेटो और अरस्तू ने, दोनों ने न्याय का प्रयोग, प्लेटो और अरस्तू ने न्याय का प्रयोग प्रधानतः या मुख्यतः नैतिकता और सद्गुण के संदर्भ में किया है। जरा इसको समझेंगे। मतलब प्लेटो ने भी और अरस्तू ने भी न्याय का जो प्रयोग किया है वो मुख्यतः नैतिकता और सद्गुण के संदर्भ में किया है। मतलब प्लेटो ने भी न्याय का जो अर्थ बताया है और अरस्तू ने भी न्याय का जो अर्थ बताया है, डेफिनेटली उनका जो प्रयोग किया है वो नैतिकता और सद्गुण के संदर्भ में किया है। आप देख सकते हैं, आपके सामने इधर है, देखो। जैसे प्लेटो की बात आती है तो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुसार, ये सद्गुण, नैतिकता की बात कर रहा है। और अरस्तू भी कह रहे हैं कि सद्गुणों का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। इसका मतलब प्लेटो और अरस्तू ने न्याय का प्रयोग प्रधानतः नैतिकता और सद्गुण के संदर्भ में किया है। समानता होगी दोनों में, प्लेटो में भी अरस्तू में भी। अरे भाई, दुनिया के कोई भी विचारक सिद्धांत जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं और अंतर तो होता ही होता है। इसके बाद में अगला अंतर है, पहला अंतर ये हो गया, आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं। दूसरा अंतर, ये तीसरा अंतर ले लेंगे हम, क्या है? दोनों के न्याय, मतलब प्लेटो और अरस्तू के न्याय विचार को, दोनों के न्याय विचार को
वितरणात्मक माना जा सकता है। अब जरा देखिएगा, प्लेटो के न्याय को भी और अरस्तु के न्याय को भी वितरणात्मक न्याय माना जा सकता है। वितरणात्मक न्याय माना जा सकता है तो ये समानता होगी। कैसे माना जा सकता है? क्योंकि पुरस्कार और राज्य में व्यक्ति की स्थिति, जरा ध्यान दें, पुरस्कार और राज्य में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण गुण, योग्यता और क्षमता के आधार पर बनाकर किया जाना चाहिए। मतलब दोनों ये कहते हैं कि भाई राज्य में व्यक्ति की जो स्थिति है उसका निर्धारण गुण, योग्यता और क्षमता को आधार बनाकर किया जाना चाहिए। तो प्लेटो ने भी बात कही कि भाई जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है वही काम करे। किसी में बुद्धि ज़्यादा है तो बुद्धि संबंधित काम करे, साहस ज़्यादा है तो रक्षा संबंधित काम करे, तृष्णा शुदा भूख ज़्यादा है तो उत्पादन संबंधित काम करे। यही बात अरस्तु ने कही है। तो डेफिनेटली ये इनके अंतर्गत जो है समानता है। तो प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में आप जब तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो ये समानताएं होगी। मतलब प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में ये 3 समानताएं मुख्यतः हैं। मैंने देखा कि ज़्यादातर किताबों के अंतर्गत इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए मैंने भरसक प्रयास किया है कि आपके लिए जो मूल बातें हैं वो बातें आपके सामने स्पष्ट कर दी जाएँ। तो ये आप समानता की बात कर सकते हैं। इसके बाद में हम प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर की बात करते हैं। तो नोट करेंगे, प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर। नोट करो बेटा, प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में जस्टिस थ्योरी में अंतर। मतलब प्लेटो के न्याय सिद्धांत में और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में क्या कोई अंतर भी है? क्या समानताएं भी हैं? हाँ, अंतर भी है, असमानताएं भी हैं, जिनको हम 6 बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। ये तो समानताएं होगी भाई। आप तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो 2 बिंदु बनते हैं इसमें। पहला समानताएं, दूसरा असमानताएं। समानताएं तो मैंने आपको बता ही दी हैं, ये तीन बिंदु 1 2 3। अब असमानताओं की बात करते हैं, असमानता अंतर की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला अंतर लेते हैं हम प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत का। पहला अंतर नोट करेंगे, अर्थ के संबंध में अंतर। मतलब प्लेटो ने और अरस्तु ने न्याय का जो अर्थ बताया है उस अर्थ में डिफरेंस है। कैसे? अर्थ के संबंध में प्लेटो कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ नोट किया है, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार काम करता है, वह व्यक्ति न्यायी है। मतलब आपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तो जिस व्यक्ति में जिसकी प्रधानता है उस काम को करें। भाई मेरे अंदर विवेक है तो विवेक से संबंधित काम करें हम। किसी में साहस ज़्यादा है तो रक्षा संबंधित काम करें, तृष्णा ज़्यादा है तो उत्पादन संबंधित काम करें। और इन मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर 3 वर्ग बन जाते हैं। विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग और तृष्णा क्षुधा या भूख से उत्पादक वर्ग बन जाता है। तो प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए, 3 तत्वों के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं। और प्लेटो ने कहा कि 3 वर्गों को अपने अपने कार्य को करना चाहिए। यदि 3 वर्ग अपने अपने काम को करते हैं तो वह समाज या राज्य न्यायी है, वह समाज या राज्य न्यायी है। तो प्लेटो ने जो है स्वभाव के अनुसार कार्य करने को न्याय बताया, जबकि अरस्तु ने कहा है कि सद्गुण का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। समझे? सद्गुण का व्यवहारिक रूप, सद्गुण का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। मतलब अरस्तु कहते हैं कि एक व्यक्ति विवेकी है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान होना, विवेकवान होना उस व्यक्ति का सद्गुण है। लेकिन उस सद्गुण का जब दूसरों के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो न्याय है। मतलब एक व्यक्ति विवेकवान है, अच्छी बात है, ये सद्गुण है उस व्यक्ति में, लेकिन दूसरों के साथ आचरण करते समय बुद्धि का प्रयोग करे, विवेक का प्रयोग करे तो ही वो न्यायी है। ये जो है अरस्तु कहते हैं कि सद्गुण का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। मतलब किसी व्यक्ति में सद्गुण है, जैसे बुद्धि है, साहस है, संयम है, ईमानदारी है, जितेंद्रियता है, जितेंद्रियता का सद्गुण है। तो अरस्तु कहते हैं कि ठीक है, विवेकवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, साहसी, संयमी, ये सद्गुण हैं, लेकिन आप दूसरों के साथ आचरण करते समय क्या इनका प्रयोग करते हैं? अगर इनका प्रयोग करते हैं तो आप सद्गुणी हैं।
न्यायी हैं। मतलब प्रैक्टिकल में इन सद्गुण का प्रयोग किया गया है तो आप न्यायी। एक व्यक्ति बुद्धिमान है, दूसरों के साथ आचरण करते समय बुद्धि का प्रयोग करे। एक व्यक्ति ईमानदार है, दूसरे लोगों के साथ आचरण करते समय वह ईमानदारी का प्रयोग करे तो ही वो न्यायी है, अन्यथा न्यायी नहीं होगा। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि भाई सद्गुण का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। तो पहला अंतर होगा अर्थ के संबंध में अंतर। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, वो व्यक्ति न्यायी होगा। और अरस्तु कहते हैं कि सद्गुण का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। तो अर्थ में अंतर हो गया न्याय के में। दूसरा बेटा, प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि भाई दार्शनिक शासक वर्ग को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, शासन संबंधित काम करना चाहिए। सैनिक वर्ग को अपना काम करना चाहिए, मतलब रक्षा संबंधित काम करना चाहिए। उत्पादक वर्ग को अपना काम करना चाहिए, मतलब उत्पादन संबंधित काम को करना चाहिए। कर्तव्य, प्लेटो केवल कर्तव्य की बात करते हैं कि तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन यदि कोई वर्ग कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो फिर क्या होगा, इसके लिए प्लेटो ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तु का जो न्याय है वो अधिकार मूलक है। मतलब अरस्तु का जो न्याय है, जैसा कि अरस्तु ने न्याय का वर्गीकरण किया है, पहले दो प्रकार के न्याय बताए हैं, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय के दो प्रकार बताए हैं, वितरणात्मक न्याय, संशोधनात्मक न्याय। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। तो अरस्तु का जो न्याय है वो अधिकार मूलक है। नोट करो, अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है। ठीक है। प्लेटो स्वधर्म के पालन पर जोर देता है, अरस्तु अधिकार की प्राप्ति पर। मतलब प्लेटो स्वधर्म के पालन पर जोर देता है। स्वधर्म का मतलब भाई प्लेटो कहते हैं कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। अब जिस व्यक्ति में जिसकी प्रधानता हो उस काम को करे। किसी में बुद्धि ज़्यादा है तो बुद्धि संबंधित काम करे, किसी में साहस ज़्यादा है तो रक्षा संबंधित काम करे, तृष्णा शुदा भूख ज़्यादा है तो उत्पादन संबंधित काम करे। तीन तत्वों के आधार पर, मानवीय आत्मा के तीन तत्वों के आधार पर तीन वर्ग बन जाते हैं। विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग, तृष्णा से उत्पादक वर्ग। अब यहाँ प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक शासक वर्ग को शासन संबंधित काम करना चाहिए, वो उसका स्वधर्म है, उसका खुद का धर्म है, उसका कर्तव्य है। सैनिक वर्ग को रक्षा संबंधित काम करना चाहिए और उत्पादक वर्ग को उत्पादन संबंधित काम करना चाहिए। ईमानदारी से अपना काम करें। उत्पादक वर्ग किसी भी रूप में खाद्य सामग्री मिलावट ना करे। सैनिक वर्ग किसी भी रूप में रिश्वत ना ले, बाहरी शत्रुओं को राज्य में प्रवेश ना करने दे। और दार्शनिक शासक वर्ग ईमानदारी से शासन संबंधित काम को करे। तो ये स्वधर्म की बात करते हैं प्लेटो। और अरस्तु अधिकार की प्राप्ति पर बल देते हैं। मतलब अरस्तु ये कहते हैं कि डेफिनेटली केवल स्वधर्म से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि अरस्तु कहते हैं कि भी अधिकार की प्राप्ति के ऊपर भी बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो हैं कर्तव्य की बात करते हैं, अरस्तु अधिकार की बात करते हैं। तीसरा अंतर है बेटा, प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया है, अरस्तु ने आनुपातिक समानता को। जरा समझें, प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया है। कार्य विभाजन का मतलब क्या है बेटा, दार्शनिक शासक वर्ग, तीन वर्ग बताए ना प्लेटो ने। मानवीय आत्मा के तीन तत्वों के आधार पर तीन वर्ग बनते हैं, जैसे हम डायग्राम के आधार पर समझ सकते हैं। तीन तत्व बताए मानवीय आत्मा के, विवेक, साहस, तृष्णा। तृष्णा को क्षुधा भूख भी कह सकते हैं। तो मानवीय आत्मा के तीन तत्व बताए प्लेटो ने। तीन तत्वों से तीन वर्ग बनते हैं, विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग, तृष्णा से उत्पादक वर्ग। ठीक है बेटा। अब प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया। कार्य विभाजन का मतलब दार्शनिक शासक वर्ग शासन से संबंधित काम करे, सैनिक वर्ग रक्षा संबंधित काम करे, उत्पादक वर्ग उत्पादन संबंधित काम करे। तो प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया है कि प्रत्येक वर्ग जीवन पर्यंत अपना काम करे। अब जिस व्यक्ति में जिसकी प्रधानता है जीवन पर्यंत वो काम करे। किसी में बुद्धि ज़्यादा है तो बुद्धि संबंधित काम करे, साहस ज़्यादा है तो रक्षा संबंधित काम करे, तृष्णा ज़्यादा है तो उत्पादन संबंधित काम करे। अब एक व्यक्ति जीवन पर्यंत एक काम को करता है तो निश्चित रूप में उसे विशेषज्ञता प्राप्त होती है। निश्चित मैं जीवन पर्यंत अध्ययन अध्यापन का काम करूँगा तो क्या उसमें विशेषज्ञता प्राप्त नहीं होगी। और मैं महाविद्यालय में पढ़ाने के बाद में घर आते ही मैं बिजनेस करने लग जाता हूँ और कामों में ध्यान देने लग जाता हूँ, तो फिर डेफिनेटली प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो इनके विचारों की गहराइयों में नहीं जा सकता। मतलब राजनीति विज्ञान में हम जो है गंभीर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
और हम घर करके भी अध्ययन करते हैं, कॉलेज में भी अध्ययन अध्यापन कराते हैं। मतलब मूल बात यह है कि हमें तो राजनीति विज्ञान को ही समझना और समझाना है, तो डेफिनेटली उसमें अन्य व्यक्तियों से तुलना की जाएगी तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, जो कि राजनीति विज्ञान में ही अपना समय ज़्यादा देता होगा और बिजनेस में ज़्यादा समय देता है तो उसकी जानकारी ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया है। अरस्तु ने आनुपातिक समानता की बात की है। क्या? अरस्तु ने आनुपातिक समानता को महत्व दिया है। नोट करेंगे, अरस्तु ने आनुपातिक समानता को महत्व दिया है। आनुपातिक समानता का मतलब क्या है? जैसे गोमपर्ज कहते हैं कि जो वितरणात्मक न्याय या आनुपातिक न्याय है उसका मतलब ये है कि योग्यता एवं पात्रता के अनुसार भाग निश्चित करने में, मतलब जिस व्यक्ति की जो योग्यता है, जिस व्यक्ति जिसके लिए पात्र है उसको वो दिया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली अरस्तु ने आनुपातिक समानता की बात की है। तो ये आपका जो है तीसरा अंतर हो जाता है। चौथा, प्लेटो ने न्याय को या न्याय के सामान्य रूप का वर्णन किया। मतलब प्लेटो ने केवल एक न्याय की बात की, सामान्य न्याय की, कि भी अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना अपना काम करें और तीन वर्ग जो हैं, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, ये अपने अपने काम को करें, कोई किसी काम में हस्तक्षेप ना करे। ये प्लेटो कहते हैं। प्लेटो ने केवल एक सामान्य न्याय की बात की है, केवल एक सामान्य न्याय की बात की है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार काम करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति अपने स्वभाव, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार अपने काम को करता है तो व्यक्ति न्यायी है। और तीनों वर्ग ईमानदारी से अपना अपना काम करते हैं, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। दार्शनिक शासक वर्ग शासन संबंधित काम करे, सैनिक वर्ग रक्षा संबंधित काम करे, उत्पादक वर्ग उत्पादन संबंधित काम करे। तीन वर्ग अपना अपना काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वह राज्य या समाज न्यायी होगा। प्लेटो के समय में राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जाता था, इसलिए राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय को एक ही माना जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरस्तु ने न्याय के भेदों का भी वर्णन किया। मतलब प्लेटो ने केवल सामान्य न्याय की चर्चा की है, जबकि अरस्तु ने न्याय का वर्गीकरण किया है। अरस्तु ने कहा है कि न्याय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय के भी दो प्रकार बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। और विशिष्ट न्याय भी दो प्रकार के बताए हैं अरस्तु ने, वितरणात्मक न्याय एवं संशोधनात्मक न्याय। तो कहा जा सकता है कि भाई अरस्तु ने प्लेटो से कहीं ज़्यादा न्याय के बारे में गंभीरता की जानकारी दी है, इसलिए इन्होंने न्याय का वर्गीकरण भी किया है। किसने? अरस्तु ने। पांचवा है, प्लेटो का न्याय मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित। अब जरा समझें, प्लेटो का न्याय मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित, मनोवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है। क्यों? आप देखिएगा, विवेक, शास्त्र, रचना। जिस व्यक्ति में जिसकी प्रधानता हो, किसी में बुद्धि ज़्यादा है, किसी में साहस ज़्यादा है, किसी में तृष्णा ज़्यादा है, तो जिस व्यक्ति का जो स्वभाव उसके अनुसार अपना काम करे जीवन पर्यंत। और तीन तत्वों से, मानवात्मा के तीन तत्वों से तीन वर्ग बनते हैं, विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग, तृष्णा से उत्पादक वर्ग। तो तीनों वर्ग अपना अपना काम करें, और जब समाज के तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे तो प्लेटो कहते हैं कि वह समाज या राज्य न्यायी होगा। तो प्लेटो का न्याय मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जबकि अरस्तु का पूर्ण न्याय भी कानूनी है, क्योंकि उसने कानून के पालन को ही न्याय कहा है। मतलब यहाँ पर ये कानूनी न्याय की बात करते हैं अरस्तु। और छठा अंतर है, प्लेटो की न्याय धारणा व्यक्ति की अंतरात्मा के एक गुण के रूप में स्पष्ट होती है। अब जरा समझें, प्लेटो की न्याय धारणा व्यक्ति की अंतरात्मा के एक गुण के रूप में स्पष्ट, व्यक्ति का अंतरात्मा के गुण के रूप में स्पष्ट होती है। मतलब मानवीय आत्मा के तीन तत्व, विवेक, साहस और तृष्णा। अब तीनों तत्व एक व्यक्ति में थोड़ी ना मिलेंगे, एक तो ज़रूर ज़्यादा होगा, किसी में बुद्धि ज़्यादा होगी, विवेक ज़्यादा होगा, किसी में साहस ज़्यादा होगा, किसी में तृष्णा ज़्यादा होगी। अब डेफिनेटली प्लेटो क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति में विवेक ज़्यादा है तो बुद्धि संबंधित काम करे, साहस ज़्यादा है तो रक्षा संबंधित काम करे, तृष्णा ज़्यादा है तो उत्पादन संबंधित काम करे। तो एक व्यक्ति में जिस गुण की, जिस तत्व की प्रधानता है वो उसी काम को करे। मतलब प्लेटो कहते हैं कि जिसका जैसा स्वभाव है, जिसकी जैसी योग्यता है, क्षमता है, प्रकृति, उसके अकॉर्डिंग काम करे। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो व्यक्ति डेफिनेटली न्यायी होगा। इसलिए प्लेटो की न्याय की धारणा व्यक्ति के अंतरात्मा के गुण के रूप में स्पष्ट होती है कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति में एक गुण, एक तत्व प्रधान होता है। किसी में विवेक का गुण ज़्यादा होता है, किसी में साहस का गुण ज़्यादा होता है, किसी में तृष्णा, क्षुधा या भूख का गुण ज़्यादा होता है। आज भी देख सकते हैं आप, किसी व्यक्ति में बुद्धि ज़्यादा है, किसी में साहस ज़्यादा होता है, किसी में तृष्णा, क्षुधा या भूख ज़्यादा होती है। जिसमें तृष्णा ज़्यादा होती है उत्पादन संबंधित काम करे, साहस ज़्यादा है देश की रक्षा करे, और विवेक ज़्यादा है तो शासन संबंधित काम करिए, प्लेटो कहते हैं। जबकि अरस्तु की न्याय धारणा
एक बाहरी वस्तु के रूप में प्रकट होती है। मतलब अरस्तु की न्याय की जो धारणा है वो एक बाहरी वस्तु के रूप में प्रकट होती है, जबकि प्लेटो की अंतरात्मा के रूप में स्पष्ट होती है। तो ये जो है छठा अंतर हो गया। इसके बाद में संक्षेप में एक बात और लिखेंगे आप। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु न्याय है। ये आपको नोट करना है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु न्याय है। क्या? प्लेटो के चिंतन का जो केंद्र बिंदु है जस्टिस है, न्याय है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत न्याय के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है, इसलिए प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक का एक उपशीर्षक नाम और दिया गया है कंसर्निंग जस्टिस, मतलब न्याय से संबंधित। न्याय 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 को केंद्र बिंदु माना है। जबकि अरस्तु के चिंतन में न्याय एक पहलू मात्र है, केंद्र बिंदु नहीं है। मतलब अरस्तु के चिंतन में डेफिनेटली न्याय की चर्चा तो की गई है। अरस्तु ने अपनी रचना एथिक्स में न्याय की चर्चा की, लेकिन एथिक्स में भी जो न्याय है वो सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु नहीं है, एक पहलू मात्र है। एक पहलू मात्र, केंद्र बिंदु नहीं है। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये तो हो गया प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर और समानता। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि कभी कभी कॉम्पिटिशन पूछे जाते हैं, विद्यार्थी गलती करते हैं। अरस्तु का न्याय बनाम आधुनिक न्याय, ये तुलना भी आपको करनी है कि अरस्तु के न्याय और आधुनिक न्याय में क्या समानता है और क्या असमानता है। आधुनिक न्याय और अरस्तु के न्याय में क्या समानता है। तो नोट करेंगे, अरस्तु का न्याय बनाम आधुनिक न्याय, अरस्तु का न्याय बनाम आधुनिक न्याय। नोट करें, अरस्तु का न्याय बनाम आधुनिक न्याय। अब इन दोनों में क्या समानताएं, क्या असमानताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर की, कि अरस्तु के न्याय और आधुनिक न्याय में क्या अंतर है। पहले तो ये देखें बेटा, अंतर की बात आती है तो अरस्तु ने न्याय के दो वर्ग बताए। मतलब अरस्तु ने अपने न्याय का वर्गीकरण करते हुए न्याय के दो वर्ग बताए हैं, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। और विशिष्ट न्याय के भी दो प्रकार बता दिए फिर इन्होंने, हैं, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय, अरस्तु। जबकि आधुनिक समय में न्याय का जो वर्गीकरण किया जाता है केवल दो वर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक वर्ग बताए गए हैं। तो नोट करेंगे, आधुनिक समय में न्याय का वर्गीकरण व्यापक रूप में किया जाता है। इसलिए आज सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानून न्याय आदि के रूप में न्याय का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब आधुनिक समय में न्याय का जब वर्गीकरण किया जाता है तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानून न्याय आदि के रूप में किया जाता है। जबकि अरस्तु ने इसके दो ही वर्ग बताए हैं, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। तो ये जो है इन दोनों में अंतर हो गया। इसके बाद ये तो पहला अंतर हो गया। मतलब यहाँ मुख्य जो बात नहीं बोलेंगे। दूसरा अंतर क्या है बेटा? दूसरा अंतर है वितरणात्मक न्याय के आधार पर। वितरणात्मक न्याय के आधार पर अरस्तु ने वास्तविक रूप में वितरणात्मक न्याय की बात की है। अरस्तु ने अपने न्याय का आधार वितरणात्मकता को या बंटवारे को माना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय की बात की है या न्याय का आधार वितरणात्मकता को, बंटवारे को माना है। जबकि आधुनिक समय में पदों का जो वितरण किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, वो वितरणात्मक न्याय के आधार पर नहीं किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वितरणात्मक न्याय के आधार पर दोनों में अंतर है। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय के आधार पर पदों के बंटवारे की बात की है, जबकि आधुनिक युग में पदों का बंटवारा वितरणात्मक न्याय के आधार पर नहीं किया जाता है। ये दूसरा अंतर हो गया। अब क्या है, अरस्तु के न्याय और आधुनिक न्याय में कोई समानता भी है? जी हाँ, समानता भी है बेटा। मैंने यह लिख भी दिया है। समानता क्या है? ये समानता है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। समानता क्या है? दोनों नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर जोर देते हैं। मतलब आधुनिक न्याय भी और अरस्तु का न्याय भी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर जोर देता है। तो नोट करेंगे, अरस्तु का न्याय और आधुनिक न्याय में ये मुख्य समानता है कि दोनों ही नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर जोर देते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी कॉम्पिटिशन में बात पूछ ली जाती है तो विद्यार्थियों को इस बारे में पता ही नहीं होता है कि भाई अरस्तु के न्याय में और आधुनिक न्याय में भी कोई समानता है और कोई असमानता भी है। जी हाँ, समानताएं भी और असमानताएं भी हैं। मैंने संकेत दे दिया, इससे आप सारी बातें स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर, लेक्चर नंबर 60। मुझे विश्वास है आप प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत को अच्छे से समझ गए होंगे। और किसी विद्यार्थी को प्लेटो के न्याय को, अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझने में दिक्कत आई है तो आज का जो तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है समानता असमानता का, इसके आधार पर आप दोनों की न्याय सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत,
जो कि कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे विश्वास है आप प्लेटो और अरस्तू के न्याय सिद्धांत में अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।